हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मध्य। दोस्तों आज हम लोग सेमेस्टर अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग यानी करेंसी एंड बैंकिंग का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। ये चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं और बैंक के क्या कार्य होते हैं। CRR क्या होता है, CRR यानी हर बैंक में जो RBI द्वारा CRR लगाया जाता है ये क्या चीज होता है। काफी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करेंसी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग। ये चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। और ये चैप्टर शॉर्ट चैप्टर है, ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, मुद्रा और बैंकिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुद्रा किसको कहता है यानी करेंसी किसको कहता है। तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है, यानी विनिमय किसको कहते हैं, लेन देन को कहते हैं। तो विनिमय का वह माध्यम है, वह जरिया है, वह मीडियम है, या वह भौतिक वस्तु किसको कहते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, भौतिक वस्तु। तो पैसा को, मुद्रा को हम लोग छू सकते हैं ना, हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक वस्तु है। या वह भौतिक वस्तु जो दो विभिन्न पक्षों के बीच आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर लेन देन को क्या किसको एक्सचेंज यानी लेन देन को आसान बना देता है, इजी बना देता है, उसी को क्या कहते हैं, करेंसी यानी मुद्रा कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा धन का वह रूप है या फिर वह फॉर्म है जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय क्रियाएं संपन्न की जाती है। यानी दैनिक जीवन में जो भी क्रय करते हैं, जो भी विक्रय करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं या फिर किसी भी चीज को बेचते हैं, तो ये जो काम जो है इसमें आसानी बना देता है, यानी इजीली बना देता है। ये काम को करने के लिए काफी इजी कर देता है। ये काम क्रय और विक्रय वाला काम काफी आसान बना देता है। ये कौन बनाता है, मुद्रा यानी करेंसी बनाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। करेंसी का परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि वह माध्यम या फिर वह जरिया या फिर वह भौतिक वस्तु जो आर्थिक क्रिया को या फिर लेन देन को, वस्तुओं के लेन देन को क्या कर देता है, आसान बना देता है, उसको क्या कहते हैं, मुद्रा यानी करेंसी कहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के यानी मेन फंक्शन ऑफ करेंसी यानी ये जो मुख्य कार्य है मुद्रा के वो क्या क्या होते हैं। तो पहला जो इसका कार्य है विनिमय अर्थात लेन देन के कार्य को सुविधाजनक बनाना मुद्रा का मुख्य कार्य है। यानी मेन जो फंक्शन है विनिमय, जो हम लोग एक तरह से एक्सचेंज करते हैं, जो यानी वस्तु को बेचते हैं या फिर वस्तु को खरीदते हैं, इसको कहते हैं विनिमय। या फिर वस्तु का जो लेन देन होता है उसको कहते हैं विनिमय। तो इस काम को क्या कर देता है, सुविधाजनक बना देता है, यानी आसान बना देता है। यही क्या है, मुद्रा का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, मेन काम है। अब हम दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मूल्य संचय। मूल्य संचय का मतलब होता है, यानी मूल्य संचय का मतलब होता है एक तरह से किसी भी वस्तु को बेच करके भविष्य के लिए उसको रखना। यानी अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क को आप रख सकते हैं, भविष्य के लिए नहीं रख पाएंगे। जब वह मिल्क को आप बेच देंगे तो वो जो मूल्य प्राप्त होगा, जो मुद्रा प्राप्त होगा, उसको वो मुद्रा को आप भविष्य के लिए रख सकते हैं। तो मूल्य संचय का मतलब होता है मूल्य को संचित करके भविष्य, यानी मूल्य को यानी मुद्रा को संचित करके यानी जमा करके भविष्य के लिए रखना, उसको कहते हैं मूल्य संचय। तो मूल्य संचय लोग धन, अनाज इत्यादि को बेचकर मुद्रा के रूप में मूल्य को प्राप्त करते हैं और उससे भविष्य के लिए उपयोग के लिए रख देते हैं। यही चीज होता है मूल्य संचय। पहले सोचिए अगर मुद्रा नहीं होता तो मूल्य संचय की कोई सुविधा नहीं थी, यानी मूल्य संचय की कोई सुविधा नहीं थी, आदमी सोच भी नहीं सकता था। अगर आदमी के पास अगर दूध होता था या फिर कोई ऐसी वस्तु जो एक ही दिन में वो खत्म हो जाता था, एक ही दिन में अगर यूज करने का होता था, तो वो चीज ऐसे ही खत्म हो जाता था और उसको बेच करके लोग आगे के लिए रुपया नहीं रख सकता था, क्योंकि उस टाइम मुद्रा का एक तरह से प्रचलन नहीं था। उस टाइम बार्टर सिस्टम यानी जो होता है बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था उस टाइम। ठीक है, तो मुद्रा ये काम को आसान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जो वर्तमान उसके पास जो भी सामान है, जो भी अनाज है या फिर जो भी चीज है, उसको बेच करके भविष्य के लिए अपने लिए, भविष्य के लिए मतलब अपना टाइम जो आएगा उसका भविष्य यानी जीवन में, तो उसके लिए क्या कर सकता है, यानी मूल्य को यानी मुद्रा को संचित करके रख सकता है। आगे हमको बताया जा रहा है कि ऋण सहायता देने में यह क्या करता है कि मुद्रा जो है यानी लोन देने में यह बहुत कारगर साबित होता है। यानी अगर आप सोचिए पहले जो होता था, अगर लोन की जरूरत पड़ती थी किसी को, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, ये सॉरी किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता था कि किसी के पास क्या कहते हैं कि अनाज मांगने के लिए, फिर अनाज जो भी चावल धान होता था या फिर गेहूं होता था उसको मांगने के लिए जाता था। लेकिन अभी क्या है कि आदमी के पास अगर चावल की कमी है तो वो डायरेक्ट कहां जाता है, लोन लेने के लिए या फिर ऋण लेने के लिए। अगर कोई चीज की कमी है तो पहले जाएंगे क्या, पैसा यानी ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए। वो डायरेक्टली किसी अन्य आदमी के पास नहीं जाएंगे कि हमको कोई चीज का कमी है, फलना चीज का कमी है, राशन का कमी है, तो वो चीज के लिए ऐसे नहीं जाएंगे। वो डायरेक्टली यहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे, बैंक के जाकर के कहेंगे कि हमको लोन की जरूरत है, ऋण की जरूरत है, तो उस टाइम उसको ऋण दे दिया जाता है। तो उसके पास जितनी भी परेशानी होती है वो क्या होता है, डील हो जाता है, आसान यानी हल हो जाता है। तो मुद्रा के आने से ये चीज संभव हुआ, यानी लोन वाला जो सिस्टम है यानी ऋण देने की जो एक तरह से प्रथा आई, तो मुद्रा के आने से ये क्या हो गया, आसान हो गया। तो ऋण सहायता देने में क्या करता है, मुद्रा काम करता है, यानी मुद्रा एक तरह से मुख्य रोल निभाता है। आगे हमको पॉइंट बता रहा है कि यह बाजारीय व्यवस्था में मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखता है। ठीक है,
जैसे कि बाजार की व्यवस्था में क्रय होता है, विक्रय होता है, यानी बाजार में वस्तु का विक्रय यानी बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। तो ये दोनों के बीच क्या करता है, संतुलन यानी बैलेंस बना करके रखता है, कोई ऐसा डिसबैलेंस होने नहीं देता है। यानी ऐसा मुद्रा की मांग बढ़ने या घटने से होता है। अगर मुद्रा का मान अगर बढ़ेगा या घटेगा तो बाजार में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, डामाडोल हो जाएगा, यानी एक तरह से डामाडोल हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो होता है मुद्रा ने बाजारीय व्यवस्था में मांग और पूर्ति के बीच क्या करता है कि बीच मतलब मध्य यानी बीच इस संतुलन यानी बैलेंस बना करके रखता है। तो ये है मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य। कौन कौन से कार्य, ये 4 पॉइंट में आपको कार्य बताए गए। तो 4 पॉइंट में आपको कार्य को उतार लेना है, ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के कि मुद्रा के मुख्य महत्वपूर्ण कार्य को लिखें या फिर मुद्रा का मुख्य कार्य को लिखें। तो आप इस प्रकार वहां एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि मुद्रा के ये कार्य होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज यानी लेन देन, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। तो वस्तु के बदले वस्तु या फिर वस्तु के बदले सेवा का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। अब यहाँ सेवा आ गया। सर आप तो बोल रहे थे कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन को कहते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो यहाँ सेवा कहाँ से आ गया। देखिए, अगर कोई श्रमिक अगर काम कर रहा है, पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई मजदूर अगर किसी के पास जाकर के काम करता था तो उसको मुद्रा नहीं देता था, यानी पैसा तो था नहीं उस टाइम तो मुद्रा नहीं था, करेंसी नहीं था। तो उसको मजदूरी के बदले क्या देता था, कोई अनाज दे देता था, कोई चावल दे देता था, कोई फिर अनाज कोई टाइप का कोई चीज होता था खाने पीने का, वो चीज दे देता था। तो वो चीज क्या है, वस्तु ही है ना, वो वस्तु दे देता था। तो वस्तु वहां किया कि सर्वे, ये जो क्या है मजदूर क्या दिया, वो लोग को किसी आदमी को मजदूर क्या दिया, मतलब मजदूरी किया, यानी वहां जाकर के मजदूर के रूप में कार्य किया। तो वो वहां क्या किया, सेवा दिया, वहां सेवा दिया। और वो मजदूर को क्या मिला, यानी एक तरह से क्या वेतन के रूप में क्या मिला, उसको वस्तु ही मिला, यानी चावल मिला या फिर जो भी खाने पीने का सामान होता है तो वो ही मिला, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ कह रहा है कि वस्तु के बदले सेवा का लेन देन जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, या फिर सेवा के बदले वस्तु का लेन देन को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली ने बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, या फिर सिंपल सी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है यानी वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा के बिना आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जिसमें मुद्रा के बिना आर्थिक लेन देन की जाती है, जिसमें मुद्रा के बिना आर्थिक गतिविधि का संपन्न किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। या फिर दूसरे भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि मुद्रा के बिना वस्तु के लिए वस्तु दूसरे वस्तु का प्रत्यक्ष लेन देन यानी डायरेक्टली कोई चीज बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो मुद्रा के बिना वस्तु के लिए या फिर मुद्रा के बिना या विदाउट मुद्रा यानी विदाउट करेंसी यानी एक तरह से मुद्रा के बिना वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का प्रत्यक्ष लेन देन डायरेक्टली लेन देन को क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमको बताया जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां। सही बात है, वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत अच्छी बात है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाई आई, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। तब आगे चल के लोगों को क्या किया, दिमाग आया कि मुद्रा होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम में क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या दिक्कतें थी, वैसे जी हम लोग देखते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो दिक्कत था कि इसमें किसी शीघ्रनाशी वस्तु, यहाँ गेहूं ले गया है, गेहूं के बदले अगर हम मिल्क कर देते हैं तो मिल्क बहुत अच्छा होगा। देखिए, क्योंकि मिल्क जो है शीघ्रनाशी वस्तु है, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी यानी तुरंत, सून, ठीक है। तो शीघ्रनाशी का मतलब होता है नाश होने वाला, खत्म होने वाला। ये जो मिल्क है ये रख सकता है, मतलब 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन रखेंगे फ्रीज वगैरह में। इसको आप सालों भर नहीं रख सकते, ठीक है, मिल्क को। तो ये क्या है, शीघ्रनाशी वस्तु है। तो इसमें किसी शीघ्रनाशी वस्तु को भविष्य के लिए मूल्य के रूप में नहीं रखा जा सकता था, अर्थात मूल्य संचय का अभाव था। मूल्य संचय क्या होता है, ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिफाइन किया कि मूल्य संचय क्या होता है। तो इसमें मूल्य संचय का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अगर उसके कोई व्यक्ति के पास अगर नाशवान यानी शीघ्र नाशवान वस्तु होता था तो वो एक तरह से वो व्यक्ति को खोजता था, वो पर्सन को खोजता था जिसको वो चीज की जरूरत होती थी, ठीक है। अन्यथा अगर वो पर्सन नहीं मिलता था तो वो चीज ऐसे ही खत्म हो जाती थी, मतलब नाश हो जाता था, ठीक है। तो शीघ्रनाशी वस्तु जैसे कि मिल्क हो गया, फिर 1 दिन 2 दिन यूज करने वाला जो सामान हो गया उसको कहते हैं शीघ्रनाशी वस्तु, ठीक है। तो शीघ्रनाशी वस्तु को बेचने का कोई ऑप्शन नहीं था और उसको बेच करके ऐसा कोई मतलब चीज प्राप्त नहीं कर सकता था जिससे वो चीज को भविष्य के लिए वो इस्तेमाल कर सकता था। तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि मूल्य संचय का अभाव था,
जो बहुत बड़ा समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली का यानी बार्टर सिस्टम का। तो पहला पॉइंट आपका ये बनता है। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे की जरूरत का हो यानी एक दूसरे को जरूरत हो, उसे क्या कहते हैं, दोहरा संयोग यानी डबल कंडेंसेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं। देखिए मान चलिए यहाँ एक व्यक्ति है, क्या है, यहाँ एक व्यक्ति है और इसके पास क्या है, चावल है यानी राइस है, और यहाँ दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है इसके पास गेहूं है। तो ये जो व्यक्ति है इसको चावल का जरूरत है, क्या जरूरत है, चावल का जरूरत है, और ये जो व्यक्ति है इसको गेहूं का जरूरत है। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिलकर के ये व्यक्ति क्या लेंगे, इनका चावल को ले लेगा, और ये जो व्यक्ति है यह क्या करेंगे, इनका चावल ये व्यक्ति क्या करेंगे, इनका गेहूं को ले लेगा, और ये व्यक्ति क्या करेंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे, इनका चावल को ले लेगा। तो ये दोनों व्यक्ति आपस में मिला, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, दोनों को में एक तरह से पूर्ति हो गया। तो ये कोई जरूरी है कि दोनों मतलब व्यक्ति आपस में मिल ही जाता, भविष्य में मिलते मिलते चलते चलते दोनों रास्ता में मिला और बोला कि हमको ये चीज का जरूरत है और ये चीज के बदले हम ये चीज देंगे, तो दोनों का जो आइडिया था, दोनों का जो जरूरत था वो फिट बैठ गया। तो ये इसी को कहते हैं दोहरा संयोग। तो दोहरा संयोग की बहुत बड़ी समस्या थी, दोहरा संयोग नहीं होता था। ये कहने का मतलब ये कि ऐसे वस्तु ऐसे लोग मिलते ही नहीं थे, ऐसे आदमी नहीं मिलते थे जिनको हम वो वस्तु देते और वो मेरे वस्तु जो मेरा जो जरूरत है, मेरा जो जरूरत का वस्तु है उसके पास उपस्थित हो, ये मतलब नहीं होता था, ये बहुत मुश्किल थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सामान्य मापन का अभाव था, यानी जनरल जो होता था सामान्य मापन किसी भी वस्तु का। अभी हम लोग क्या करते हैं कि 1 केजी चावल का जो कीमत होता है, उस 1 केजी चावल का कीमत हम लोग 30 रुपया बताते हैं, या फिर हाफ लीटर का जो मिल्क का जो कीमत होता है उसको हम 40 रुपया बता देते हैं, मान चलिए। ठीक है। तो यहाँ जो रुपया है, तो रुपया एक ऐसा माध्यम यहाँ बन करके है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है, उसका मूल्य को माप देता है। या चावल है, चावल रहा, चावल और दूध में कितना अंतर है, ये दोनों अलग अलग वस्तु है, लेकिन ये दोनों का कीमत को माप दिया, दोनों का मूल्य को माप दिया। यहाँ रुपया, यहाँ भी क्या किया, यहाँ दोनों ये मिल्क का मूल्य को माप दिया, क्या, रुपया। तो यह मुद्रा एक तरह से रुपया जो है यहाँ क्या कर काम किया, क्या किस चीज का काम कर रहा है, सामान्य मापन का काम कर रहा है। तो सामान्य मापन का काम कर रहा है, लेकिन उस टाइम जो था वो सामान्य मापन का अभाव था, यानी सामान्य मापन का कोई ऐसा चीज नहीं था, कोई ऐसा चीज प्रमाण नहीं था, कोई ऐसा चीज नहीं था जिससे किसी भी वस्तु का यानी मूल्य को मापा जा सके। तो सामान्य मापन का अभाव था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम में कोई ऐसा मानक रूप नहीं था, मापक नहीं था जो हर वस्तु की कीमत को माप सके। ठीक है। तो ये तीसरा कठिनाई है। तो तीनों कठिनाई को आपको याद रखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखें, तो आपको लिखना है, आपको पूरा तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है। जब भी ये क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाएंगे तो कम से कम 3 नंबर के पूछे जाएंगे, हाईएस्ट आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। जब 5 नंबर के पूछे जाएंगे तो तीनों पॉइंट को आपको लिखना है ब्रीफली एक्सप्लेन के साथ। ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाई है ये आप चीज समझ लिए। आगे बढ़ेंगे। हमको बताया जा रहा है कि मुद्रा की मांग यानी डिमांड ऑफ करेंसी क्या होता है। देखिए मुद्रा की मांग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो चलिए समझते हैं। जब बैंक संस्था द्वारा ब्याज दर अधिक दिया जाता है, यानी बैंक जो संस्था है, जो भी बैंक होते हैं, आरबीआई, एसबीआई, उनके द्वारा अगर ब्याज अधिक दिया जाता है तो लोगों के पास जो कैश रहता है, जो रुपया रहता है, यानी जिसको जो मुद्रा रहता है, जो द्रव्य रहता है, द्रव्य के रूप में जो कैश रहता है, उसको घर में रखना पसंद नहीं करेगा या नहीं होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ या नहीं लगेगा, यानी रखना पसंद नहीं करते हैं। और उससे वित्तीय संस्था यानी वित्तीय संस्था क्या है, बैंकों को क्या कहते हैं, वित्तीय संस्था कहते हैं। तो वित्तीय संस्था में ब्याज लेने के उद्देश्य से जमा कर देते हैं, यानी ब्याज लेने के मकसद से जमा कर देते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा पड़ गया लालच। देखिए उनको थोड़ा सा क्या पड़ गया, लालच पड़ गया। जब देखा कि बैंक क्या कर रहा है कि ब्याज बहुत ज्यादा दे रहा है, वहां ब्याज क्या कर रहा है, नहीं ब्याज का रेटिंग मतलब बढ़ा दिया है। बैंक के पास अगर हम 500 रुपया जमा कर देते हैं तो वो हमको 1 महीना में 30 रुपया ब्याज देता था 500 रुपया पर। तो वहां आदमी को क्या लगा कि अब हमारे पास जो कैश है, तो वो कैश को घर में नहीं रखेंगे, वो घर में रखना पसंद नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली कहां करेंगे, वित्तीय संस्था यानी बैंक में जाकर के जमा कर देंगे। किस क्या करने के लिए, यानी ब्याज लेने के उद्देश्य से जमा कर देंगे। तो सबको ब्याज लेना है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग गिर जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रा का मांग गिर जाएगा। तो मुद्रा का जो मांग है ना, वो एक तरह से पब्लिक पर यानी जनता पर डिपेंड करता है। तो मुद्रा की मांग कैसे गिरी, यहाँ तो आदमी को अब चाहता है कि हम कैश लेंगे ही नहीं, हम कैश अपना हाथ में अपना घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि मुद्रा का डिमांड घट रहा है, मुद्रा लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो मुद्रा को कहां रखना स्वीकार करते हैं, बैंक में रखना स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको लोन ज्यादा मिल रहा है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या होगा कि मुद्रा का जो डिमांड है वो घट जाएगा। अर्थात या फिर दूसरे रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर मुद्रा की मांग गिर जाती है तथा निम्न ब्याज दर पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। निम्न ब्याज दर अगर बैंक अगर मान चलिए अगर हम यहाँ एग्जांपल लिए कि 500 पर 30 रुपया वहां क्या करता था कि ब्याज देता था, तो धरले से सब कैश लेके गया घर वाला, वहां जाकर के बैंक में जमा कर दिया उनको, यानी ब्याज लेने का मकसद से, ब्याज लेने का
उद्देश्य से। लेकिन वहीं अगर 30 रुपया की जगह 5 रुपया कर दे तो वहां क्या कर दिया, बैंक जो ब्याज देता था वो बैंक ब्याज को घटा दिया, यानी निम्न ब्याज दर पर मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मुद्रा की मांग यहाँ कैसे बढ़ गई, 5 रुपया कर दिया, 5 रुपया कर दिया तो मुद्रा का मांग कैसे बढ़ा। तो अब यहाँ लोग क्या सोचेंगे कि भाई हम 500 रुपया बैंक में जमा रखे हैं तो हमको एक महीना में 5 ही रुपया मिलता है, 500 रुपया पर इंटरेस्ट नहीं ब्याज मिलता, तो छोड़ो कौन रखेगा 5 रुपया के चलते, चलो रुपया निकालो बैंक से, रुपया निकालो बैंक से। रुपया के बैंक वाले के पास गए, रुपया का डिमांड करने लगा, मांग करने लगा कि मेरा रुपया दीजिए, हम पर्चा भर के दे रहे, मेरा रुपया निकाल के दीजिए। तो ये इसी को कहते हैं मांग। जब इंटरेस्ट कम दिया जाता है बैंक के द्वारा तो मुद्रा का मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। वहां जाकर के मतलब पब्लिक क्या करेगा, वहां रख करके क्या करेगा, वहां ब्याज इतना कम मिलता है तो अगर 500 रुपया को निकाल करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, किसी बिजनेस में फंसाएगा तो उसको रुपया ज्यादा मिलेगा ये ब्याज से, ठीक है। तो ब्याज जब कम देता है, जब बैंक संस्था या फिर वित्तीय संस्था ब्याज कम देता है तो उस टाइम लोग क्या करते हैं कि धड़ाधड़ से अपना कैश को निकालते हैं और अपना बिजनेस में फंसाते हैं, क्योंकि वहां इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। तो वहां उस स्थिति में क्या होगा कि मुद्रा का मांग बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा मुद्रा का डिमांड करेंगे बैंक के पास जाकर के कि मेरा रुपया दो, मेरा रुपया दो, ठीक है, उसी को करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुद्रा की मांग क्या होती है, डिमांड ऑफ करेंसी क्या होता है। आपको पूछा जाएगा कि मुद्रा का मांग से आप क्या समझते हैं, डिमांड ऑफ करेंसी से आप क्या समझते हैं, तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति, यानी मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है, पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। देखिए 3 बड़ा फैक्टर होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का रोल निभाने में, मुद्रा का रोल निभाने में 3 बड़ा फैक्टर होता है। वो तीनों बड़ा फैक्टर जो होता है वो जनता होता है, आरबीआई और एसबीआई जो होता है यानी वित्तीय संस्था वो होता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई। तो मुद्रा की पूर्ति की सहायता से किसी भी समय यानी किसी भी टाइम, एनी टाइम, किसी भी अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखा जाता है। मुद्रा की पूर्ति एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा मतलब एक तरह से कारक है जिसकी सहायता से किसी भी टाइम यानी एनी टाइम किसी अर्थव्यवस्था का संतुलन यानी बैलेंस बना करके रखा जाता है। कभी मुद्रा का कमी नहीं महसूस होने देता है या फिर कभी मुद्रा का एक्सेस नहीं होने देता है। यानी एक तरह से मुद्रा की पूर्ति एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कारक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मुद्रा की पूर्ति एक ऐसा कारक है, ऐसा फैक्टर है जो अर्थव्यवस्था में यानी अर्थव्यवस्था को किसी भी टाइम बैलेंस बना करके रखता है यानी संतुलन बना करके रखता है, उसी को कहते हैं मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति में सरकार तथा केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक की मुख्य भूमिका रहती है। 3 बड़ा फैक्टर है, पहला जो फैक्टर है यानी गवर्नमेंट, दूसरा फैक्टर है केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक होता है हर एक देश का एक क्या होता है, हर एक देश के पास एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे कि इंडिया के पास क्या कौन सा बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है एंड यानी केंद्रीय बैंक, और उसके बाद होता है कॉमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक। जो भी आपका क्षेत्र में बैंक है उसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, एसबीआई है या फिर जो भी है, तो वो सारा बैंकों को क्या कहेंगे, एसबीआई बैंक, यानी जो भी बैंक है आपके सामने, जो भी आप जहां भी लोन लेते हैं, जहां भी आपका फैमिली परिवार जाकर के लेन देन करता है उसको कहते हैं व्यावसायिक बैंक, ठीक है। तो ये 3 बड़ा फैक्टर जो है, 3 बड़ा मतलब जो कारक है एक तरह से मुद्रा की पूर्ति में अहम भूमिका निभाती है यानी मुख्य भूमिका अदा करती है, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक आरबीआई आप तो जानते हैं कि जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो ये सिंपल सी बात थी। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगना है आंसर, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को। आगे हम पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक का या तीसरा बड़ा फैक्टर के रूप में व्यावसायिक बैंक है, किसको कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। तो व्यावसायिक बैंक जनता द्वारा राशि को जमा लेते हैं, यानी जनता तो राशि को क्या करते हैं, हम लोग जाकर के एक तरह से पैसा जमा कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो हमारे क्षेत्र में जस्ट हमें अभी बोले कि जो क्षेत्र में आपका बैंक है, जो भी जहां भी आप लेन देन करते हैं उसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक क्या करता है, पब्लिक द्वारा जो राशि जमा करता है यानी जनता जो राशि करता है उसको जमा लेता है और इसका कुछ भाग दूसरे व्यक्ति को लोन यानी ऋण के रूप में दे देता है, और अर्थात उधार दे देता है, ठीक है। ये काम होता है, यानी सिंपल सी बात है कि कॉमर्शियल बैंक वैसा बैंक जो जनता की राशि को जमा ले और जनता को ऋण दे, जनता की राशि को जमा लेकर के उसको अगर जनता को ऋण दे यानी लोन दे तो उसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल का बैंक का यही दोनों काम होता है, जमा लेना और ऋण देना, जमा लेना और लोन देना यानी ऋण देना, यानी ऋण प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। यही काम होता है कॉमर्शियल बैंक का। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक जमाकर्ता को ब्याज देते हैं, क्या देते हैं, कम ब्याज देते हैं। थोड़ी यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि व्यावसायिक बैंक जमाकर्ता अगर व्यावसायिक बैंक के पास अगर 1000 रुपये जमा करेंगे ना तो आपको अगर देगा 5 रुपया ब्याज देगा पर मंथ, ठीक है।
है। तो ब्याज यहाँ कम देता तथा ऋण करता अर्थात जो बैंक से ऋण लेता है यानी लोन लेता है उससे ब्याज इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, ज्यादा ब्याज लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मान चलिए अगर आपके पास आप 1000 रुपया जमा किए तो आपको जो ब्याज देगा वो 5 रुपया देगा पर मंथ के हिसाब से बैंक वाला आपको, ठीक है, जमा किए जो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर वही अगर 1000 रुपया अगर उधार लिया, लोन लिया, तो उसके पास डायरेक्टली वो 20 रुपया लेगा। कितना लेगा? 20 रुपया पर मंथ लेगा ब्याज जोड़ करके। यहाँ क्या कर रहा है, आप 1000 रुपया जमा किए तो आपको 5 रुपया मिल रहा, लेकिन वही बैंक वाला दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपया लोन के रूप में दिया तो सीधा 20 रुपया ठोक करके ले रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से बैंक जो है, बैंक लेता ज्यादा है, इंटरेस्ट लेता ज्यादा है लेकिन देता कम है। तो यहाँ एक तरह से पब्लिक की हानि हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, हमें अभी मिटाएंगे नहीं इसको। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है आपको इंटरेस्ट 5 रुपया देता है लेकिन वो इंटरेस्ट खुद लेता है 20 रुपया। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, उसका फायदा कितना होगा, यानी प्रॉफिट जो होगा P बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25, सॉरी 20 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 15। तो यही 15 रुपया जो है ना, यही 15 रुपया का, तो यही 15 रुपया जो होता है ये बैंक का लाभ, यानी प्रॉफिट ऑफ बैंक कहते हैं, यानी बैंक का लाभ इसी को कहते हैं, व्यावसायिक बैंक का लाभ। ये क्या हो गया, 15 रुपया हो गया। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है जिसको कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं? स्प्रेड। यानी ये इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, इसको कहते हैं स्प्रेड के नाम से जाने जाती है। जो आपका जो बैंक जो एक तरह से जो फायदा निकला बैंक का, इसको कहते हैं स्प्रेड। वही चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ऋणकर्ता द्वारा भरा गया अर्थात दिया गया ब्याज तथा जमाकर्ता द्वारा लिया गया ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस जो होता है बैंक का लाभ कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, यानी इस लाभ को क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्प्रेड से क्या समझते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जमाकर्ता और बैंककर्ता के जो द्वारा जमाकर्ता को जो बैंक ऋण देता है और एक तरह से लोन यानी एक तरह से ऋणकर्ता से जो बैंक ब्याज लेता है और जमाकर्ता को जो बैंक ब्याज देता है, इसके बीच के अंतर को, डिफरेंस को क्या कहेंगे, स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। स्प्रेड अब समझ गए। आगे हमको समझाया जा रहा है कि मुद्रा की पूर्ति जनता के पास मुद्राएं तथा मांग जमा से होती है, अर्थात मुद्रा पूर्ति बराबर हो जाएगा जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक के पास मुद्रा प्लस RBI के पास मुद्रा। देखिए सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ मनी जो होती है, मुद्रा की पूर्ति 3 बड़ा फैक्टर है। कभी ये बैंक मुद्रा की पूर्ति जो होती, कभी जनता के पास ये पैसा होता है डायरेक्ट जाकर के बैंक के पास चल जाता है। बैंक के पास कब ज्यादा पैसा होगा, बैंक के पास कब ज्यादा पैसा होगा, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कब ज्यादा पैसा होगा, जब बैंक ज्यादा करके इंटरेस्ट देगा, ज्यादा ब्याज देगा, तो सब लोग क्या करेंगे, अपना कैश को लेकर के जमा कर देंगे वहां लेकर के बैंक के पास, यानी ज्यादा ब्याज लेने के लिए, ज्यादा ब्याज लेने का उद्देश्य से, इंटरेस्ट लेने का उद्देश्य से। तो इस स्थिति में बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। अगर बैंक कहेगा कि नहीं भाई हम कम ब्याज देंगे, ज्यादा ब्याज नहीं दे पाएंगे, इतना झोल झाल नहीं हम सह पाएंगे, ठीक है, तो इस स्थिति में जनता क्या करेगा, जाएगा और अपना कैश लेकर के फिर वहां से आएगा, आकर के अपना बिजनेस वगैरह जो करेगा उसे अपना मन से मतलब इस्तेमाल करेगा। तो बैंक जब इंटरेस्ट को बढ़ाता है तो बैंक के पास जो मुद्रा होती है वो मुद्रा बढ़ जाता है, यानी मुद्रा बढ़ जाता है और मुद्रा का डिमांड जो है वह घट जाता है, ठीक है। अगर बैंक इंटरेस्ट को घटाता है तो मुद्रा का डिमांड बढ़ जाता है और बैंक के पास मुद्रा घट जाता है। तो ये जो होता है मुद्रा सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति, यानी यहाँ से कभी जनता के पास से बैंक के पास आएगा, कभी बैंक के पास से जनता के पास जाएगा। और ये RBI बहुत बड़ा रोल फैक्टर अदा करता है कि बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को निर्देश जारी करता है कि आप ये रास्ता पर चलिए, ये पॉलिसी को अपनाइए, ये पॉलिसी पर आप चलिए, ठीक है। यानी RBI के पास भी जमा होता है ना पैसा, RBI ही छापती है ना, जो मुद्रा यानी साख मुद्रा यानी पत्र मुद्रा को छापने का अधिकार किसको, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और बाकी 1 रुपया का सिक्का वगैरह जो छापता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। आगे हमको बताया जाए कि मुद्रा गुणांक यानी करेंसी मल्टीप्लायर किसको कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और शक्तिशाली मुद्रा स्टॉक के अनुपात को क्या कहते हैं, मुद्रा गुणांक कहते हैं। या मुद्रा गुणांक होगा, या गुणांक कर दिया है, ठीक है, कौ छूट गया है, तो मुद्रा गुणांक कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति। क्या कहते हैं मुद्रा पूर्ति, तो आप समझ गए होंगे, यानी जनता और कॉमर्शियल बैंक यानी वित्तीय संस्था के बीच जो मुद्रा का जो लेन देन होता है, यानी मुद्रा की जो सप्लाई होती है उसी को कहते हैं मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा की सप्लाई, ठीक है। तो और किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और शक्तिशाली मुद्रा स्टॉक के जो अनुपात होते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लायर यानी करेंसी मल्टीप्लायर कहते हैं। आगे हम समझेंगे यानी CRR के बारे में। देखिए CRR के बारे में आपको बताया गया था कि CRR क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई चीज बहुत बड़ा चीज नहीं है, भास्ट चीज नहीं है। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद कोष अनुपात। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, नगद कोष अनुपात, हिंदी में कहते हैं नगद कोष अनुपात, फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए प्रत्येक यानी RBI क्या है, RBI यह जारी करता, हुक्म जारी करता प्रत्येक बैंक को, क्योंकि RBI ने अपना हर एक बैंक को अपना कंट्रोल में रखता है, हर एक बैंक को क्या करता है अपना कंट्रोल में रखता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है सारा कॉमर्शियल बैंक RBI के पास जाता है और वहां से ऋण लेकर के आता है, और RBI जो बात कहती है वही बात माननी पड़ती है, जो पॉलिसी लागू करता है वही पॉलिसी लागू करना पड़ता है। तो RBI एक तरह से कंट्रोल करके रखता है सभी बैंक को और सभी बैंक को RBI का बात मानना पड़ता है, ठीक है।
तो आरबीआई प्रत्येक बैंक के लिए प्रत्येक बैंक के लिए जमाओं के एक निश्चित अनुपात को तय करती है जो प्रत्येक बैंक को अपने पास रखना आवश्यक होता है। ये कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। इसलिए यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक ज्यादा ऋण ना दे सके। ठीक है, मान चलिए एग्जाम्पल के रूप में, चलिए हमको आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना कि आरबीआई द्वारा निर्धारित CRR अगर 30% है, कितना 30 या 30% है, या 30 अगर समझ में नहीं आता तो 30 को हटा देते हैं। मान चलिए आरबीआई एक तरह से CRR जो है वो कितना प्रतिशत निर्धारित कर दिया हर एक बैंक पर कि CRR जो है आपको 30% लेना है। कितना प्रतिशत? 30% रखना है CRR। अगर कोई व्यक्ति मान चलिए कितना 30% है, तो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया बैंक में जमा करता है, यानी 100 रुपया बैंक में जमा करता है, तो उस बैंक को उस व्यक्ति के कुल जमा का 30% भाग अपने पास रख लेना होता है, जिसको क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। यानी आरबीआई बैंक कहती है कि बैंक जो व्यक्ति आपके पास, जो भी व्यक्ति आपके पास पैसा जमा करता है ना, तो उसका जो व्यक्ति आपके पास पैसा जमा करता है, तो उसके व्यक्ति का जो वो सब जो पैसा होता है उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ रुपया आप अपने पास रख लीजिए, उसी को कहते हैं CRR। और जो बाकी बचता बाकी दूसरे लोगों को ऋण दे दीजिए, लोन दे दीजिए, तो उसी को कहते हैं CRR। ठीक है, तो 100% में 100 जो रुपया है, 100 रुपया में CRR कितना हो जाएगा 30% के हिसाब से, तो कितना 30 रुपया हो जाएगा, और बाकी 70 रुपया जो है यानी दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देता है बैंक। ठीक है, तो CRR सिंपल सी बात है। बैंक कहता है, आरबीआई बैंक कहता है कि बैंक को, हर एक बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को कहता है कि जो भी व्यक्ति आपके पास रुपया जमा करता है तो उसका कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखिए, और कुछ परसेंटेज जो बचता है, रखने के बाद जो बचता है उसको आप लोन के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए। लेकिन कुछ परसेंटेज आपको रखना जरूरी है ताकि बैंक ज्यादा ऋण ना दे सके। ठीक है, ये कंडीशन लगा देता है। तो कुछ परसेंटेज जो वो एक तरह से निर्धारित कर देता है, 30% किसी बैंक पर 30% कर देता है, किसी बैंक पर 40%, किसी बैंक पर कुछ परसेंट कर देता है, तो इसी को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। ठीक है, तो आपका चैप्टर, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुद्रा और बैंकिंग, यानी सेमेस्टर अर्थशास्त्र का चैप्टर था, करेंसी एंड बैंकिंग। तो काफी यूनिक चैप्टर है। सारे जो भी आपको थ्योरी पढ़ाए गए सारे को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सेकंड पार्ट में हम लोग जो है पूरा थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा चैप्टर का जो थ्योरी हल्का सा बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और जम करके एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट इनको कहीं नहीं मिलेगा पूरा यूट्यूब पर। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, एक तरह से कंटिन्यूअसली पढ़िए। और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन आपको ये चैनल के माध्यम से मिलता है, जो भी चैनल के माध्यम से मिलता है, जहां भी आप पढ़ते हैं तो सारा चीज को पढ़िए। जो भी नोट्स है आपके पास सारा चीज को पढ़िए, एक तरह से फोकस करके पढ़िए, क्योंकि एक तरह से एग्जाम में जो अच्छा नंबर लाना है आपको एक तरह से रिवाइजन करना है। ठीक है, आगे आपको रिवाइजन करवाया जाएगा, पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। क्रैश कोर्स एक तरह चैप्टर जैसे हम लोग का सब चीज समाप्त हो जाएगा, क्रैश कोर्स करेंगे और एक तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप एग्जाम में अच्छा तरह से मार्क्स ले पाएंगे। वही एग्जाम में कॉपी अच्छा तरह से लिख पाता है जो एक तरह से रिवीजन करता है। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।